नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है। अगर इस फीचर को आप समझ गए तो समझ जाइए कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी इंडियन संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर क्या है अंदर, वो चीज़ को समझने के थोड़ा बहुत आ जाएगा कि इसके अंदर इसका जो भारतीय संविधान यानी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है अंदर में, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप संविधान को जानने से पहले एक छोटा टॉपिक है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही समझने के लिए बेस्ट हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और शुरू करते हैं कि इसका फीचर क्या है। ये जो है रीजन है, इससे कि नोट्स में पढ़ा रहा हूँ। रीजन है कि पॉलिटिक्स का नोट है, जो आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन गवर्नमेंट की, तो ये आपको काम आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सेशन क्या है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नहीं आ रहा है, वो आएगा। इम्पोर्टेंट बहुत ही बेस्ट है। इतना तारीफ नहीं है। हाँ भैया, ये है। चलिए इसी को आज इस वीडियो में हम देखते हैं पूरे बढ़िया से। और टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक के बारे में, इस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें। जो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट अक्सर आता है आपको, अगर आप प्रीलिम्स या बीपीएससी कोई भी चीज़ मेंस के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखने में भी ये टर्म आ सकता है, पूछ सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है फीचर। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉइंट पहला है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि पहला पॉइंट है कि दुनिया के ये लेंथेस्ट यानी सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला चीज़ है, इसके अंदर अभी भी 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल एंड मोर देन 4000 आर्टिकल्स अभी हो चुके हैं। ओरिजिनली अलग था, ओरिजिनली 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल था और 395 आर्टिकल्स था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल और मोर देन 400 आर्टिकल्स हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड है इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। हमारा जो संविधान है, बहुत सारे पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ के लिया गया है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन पीपुल के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था पूरी दुनिया में, वो चीज़ें ये शामिल किया गया है। उसके अंदर यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया है, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे पार्ट है। जापान से लिया गया है, ब्रिटेन से, फ्रांस से लिया गया है, और बहुत सारे, कनाडा से लिया गया है। तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, तो और उसका टॉपिक अलग है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। पहला ये इंस्पिरेशन यूएसए, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया। तीसरा है और चीज़ लिया गया, लेकिन इसमें हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा है मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो संविधान है हमारे देश का, एक पूरी तरह से हार्ड भी नहीं है और टफ भी नहीं है, यानी कहने का मतलब एक बीच वाला सिस्टम है। फ्लेक्सिबिलिटी है और रिजिडिटी भी है।
रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ मामले में है जो फ्लेक्सिबल है और कुछ मामले में काफ़ी रिजिड है, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। सपोज दैट अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जज का रिमूव करना है तो काफ़ी टफ है, ये कंडीशन काफ़ी टफ हो जाता है। इस कंडीशन में ये काफ़ी रिजिड है। और फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले है कि कोई भी मान लीजिए किसी भी स्टेट लिस्ट को चेंज करना है, या स्टेट लिस्ट को सेंटर में डालना है, सेंटर लिस्ट को स्टेट में डालना है, तो ये इस जगह फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये हो गया। दूसरी बात, बिकॉज ये जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है डिपेंड करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का संशोधित नियम कैसा है उसके ऊपर। यानी कि अमेंडमेंट, सपोज दैट बहुत सारी चीज़ है कि स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होता है, यानी कि अमेंडमेंट यानी संशोधन करने के लिए संविधान को, और बहुत कंडीशन ऐसे है जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से संविधान का संशोधन हो जाता है। चौथा है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि ये समझिए, फेडरल सिस्टम के समझिए सेंटर, यानी कि जो पावर होना चाहिए वो सेंट्रल होना चाहिए, यानी कि जो पूरे देश का पावर होना चाहिए एक सेंटर होना चाहिए। इसीलिए फेडरल सिस्टम एक यूनिटरी बायस के, यूनिटरी बायस मतलब यूनिट करके तो रखना है, लेकिन जो पावर होना चाहिए वो सेंट्रल होना चाहिए, ऐसा है फेडरल सिस्टम है यूनिटरी बायस। पाँचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो भारतीय संविधान है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है पार्लियामेंट्री, यानी जनता चुनते हैं, उसके बाद ये सब लोग पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट के गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म में गवर्नमेंट करते हैं। मन कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पार्लियामेंट है, जो आम आदमी चुन के भेजते हैं एमएलए एमपी, उस वो सब पार्लियामेंट के रूप में काम करते हैं, यही समझ लीजिए इसमें। दूसरी बात है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसके मतलब है कि पार्लियामेंट को फ्रीडम है, पार्लियामेंट को फ्रीडम दिया गया है कि आप अपना काम कीजिए, अपना काम आप फ्रीडम है कि आप जो भी नियम बनाना चाहें बनाइए, लेकिन ये जुडिशियल सुप्रीमेसी भी रखा गया है कि ऐसे भी कुछ नियम नहीं होना चाहिए जो जनता आम आदमी के खिलाफ हो, आप बना दें, या फिर किसी पॉलिटिक्स में रूलिंग पार्टी है किसी अपोजिट पार्टी के खिलाफ बना दे। ये चीज़ें जुडिशियल सुप्रीमेसी भी इम्पोर्टेंट है इस जगह पर। सातवां है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया किसी भी कीमत, क्योंकि जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ताकि ये अपना काम बढ़िया से कर सके और इसको पॉलिटिकल दबाव ना झेलना पड़े। और दूसरी बात इंटीग्रेट, जुड़ा रहे पूरी तरह से, जो जुडिशियल सिस्टम है पूरी तरह से इंटीग्रेट रहे, देश को जोड़ कर रखे, और देश के जितना भी न्यायिक यानी कोर्ट उठ है सबको एक जोड़ कर रखे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, और कोई भी कोर्ट हो, यानी कि जो न्यायिक सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम उसको इंटीग्रेट करके रखे। आठवां है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का मतलब है कि आपको ऐसे मौलिक कर्तव्य जो आप को कोई छीन नहीं सकता, यानी कि कोई भी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी वो आपको ये फंडामेंटल राइट को कोई हनन नहीं कर सकता अपना रूल बना के। ये आपका पर्सनल राइट है, ये राइट आपको मौलिक अधिकार है, जिस राइट के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 36 to 51 रखा गया। इसके अंदर यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि जो स्टेट का अपना एक पॉलिसी है जिसके अंदर वो स्टेट को चलाने के लिए कोई पॉलिसी बना सकता है या डायरेक्टिव दे सकता है। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है, जो स्टेट को गवर्न करने के लिए रूल बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। फंडामेंटल ड्यूटी इसको बाद में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, ये आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी बाद में अमेंडमेंट करके। दूसरी बात सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट मतलब है यहाँ पे 25 से 30 के बीच में सेकुलर स्टेट की बात करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं मिल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर इंडिपेंडेंट जैसा मन चाहे अपना धर्म सिस्टम को रन कर सकते हैं। ये सेकुलर सिस्टम का यही मतलब है। यूनिवर्सल एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है यहाँ पे जितने भी
18 यानी कि एडल्ट लोग 18 साल से ऊपर हैं वो वोट देने का अधिकार होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको वोट देने का अधिकार पूरा है। सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी कि स्टेट में हो चाहे सेंटर, यानी स्टेट हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है। अगर आपके पास स्टेट सिटीजनशिप है तो आप किसी भी स्टेट में जाके आपको वो समझिए वही सेंटर की सिटीजनशिप है, वही स्टेट का है। यानी सिटीजनशिप मतलब एक ही है, आप पूरे देश के नागरिक हो। आप एक सिटीजनशिप किसी स्टेट का नहीं हो, बल्कि आप पूरे देश के नागरिक हो। सिंगल सिटीजनशिप पूरे देश के लिए हो, यानी एक ही यूएसए में अलग है, वहाँ डबल सिटीजनशिप है, सेंटर कुछ और है, स्टेट कुछ और है। तो दूसरी बात है इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे कि इंडिपेंडेंट बॉडी में क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे बहुत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के जो बॉडी होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, जहाँ ये अपना काम पूरे इंडिपेंडेंट ढंग से कर सके। 15वां है इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 18 दिया गया है, ताकि इमरजेंसी प्रोविजन मतलब है कि देश में ऐसी सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पे ये इमरजेंसी लागू कर सकते हैं देश। सपोज दैट फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फिर वार की कंडीशन हो, युद्ध आ गया, तो उस कंडीशन में या इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल आर्म रिबेलियन हो जाएगा, इस कंडीशन में इमरजेंसी लागू कर सकता है। और ये पार्ट 18 में दिया गया। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है पार्लियामेंट होते हैं, जुडिशरी होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। समझिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही है कुछ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट टॉपिक अलग रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।